हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बिजनेस स्टडीज़ की क्या देखा था कि भैया जो अपने सोल ट्रेडर हैं और अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनके फीचर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ठीक है। तो आज अपन करेंगे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे रजिस्टर होती है पार्टनरशिप और उसको उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड की अगर अपन बात करते हैं, और उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप आपको भी मालूम है क्या होता है कि भैया नेसेसिटी, इधर पे जो लिखा हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दिस अप्लाइज टू द पार्टनरशिप ऑल्सो। लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर्स सोल प्रोप्राइटरशिप गिव बर्थ टू पार्टनरशिप। ठीक। तो कुछ लिमिटेशंस थे सोल ट्रेडर के क्या लिमिटेशन थे कि भैया वहाँ पे आपका कैपिटल लिमिटेड होता था, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती थी। तो ये सब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती थी। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है सोल ट्रेडर के। तो इनको नेग्लेक्ट करने के लिए, इनको कम करने के लिए क्या करा कि पार्टनरशिप का इन्वेंशन हो गया। और पार्टनरशिप क्या है कि भैया जब एक ही बिजनेस को एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस को, किस मोटो से, किस एम से कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। उनने जो एग्रीमेंट बनाया होगा, जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो एग्री हुए होंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस रेशो में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया क्या, पार्टनरशिप का मीनिंग और कंसेप्ट कि भैया इन्वेंट ही कैसे हुई है कि भैया सोल ट्रेडरशिप के डिसएडवांटेजेस को ख़त्म करने के लिए अपनी पार्टनरशिप का इवॉल्व हुआ। ठीक। अब पार्टनरशिप में मिनिमम मैक्सिमम नंबर की पार्टनर की लिमिट होती है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि मिनिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ टू। मिनिमम नंबर कितने होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होना चाहिए, दो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन एक्सीड अप टू 50। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते। यदि 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म इलीगल कंसिडर हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स बताएं कि भैया कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टनरशिप फर्म के इस्टेब्लिश होने में, पार्टनरशिप फर्म के इवॉल्व होने में। तो सबसे पहला, नीड ऑफ ह्यूज कैपिटल। कैपिटल ज़्यादा चाहिए थी। मैनेजिंग द लार्ज स्केल बिजनेस इफिशिएंटली। भैया अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको मैनेजर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। या तो आप मैनेजर्स अपॉइंट करें या पार्टनर्स आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो जाएं। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो वर्कर मैनेजर आता है वो वर्कर की तरीके से ही काम करता है। आप कितना भी अच्छा एफिशिएंट मैनेजर ले आओ, यदि आप उसको सैलरी बेस्ड रखोगे तो वो एज एन एम्प्लॉय ही काम करेगा। ठीक है। तो अगर आप उसको एज अ पार्टनर ले आओगे तो वो क्या करेगा, उसका एक पर्सनल क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि भैया अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें हिस्सा मेरा भी रहेगा। मतलब खुद का उसका एक, कहते हैं कि खुद का उसका लालच आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा कि भैया अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो इससे जितना भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो मेरा ही रहेगा। तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है। फेसिंग द बिजनेस राइवलरी एंड कंपटीशन। अगर आप सपोज करो चार जन हो, चार बिजनेस पार्टनर हो, अगर चारों अलग अलग बिजनेस करने लगे, चारों अपना अपना सोल ट्रेडरशिप चालू कर दिया, अलग अलग बिजनेस कर दिया, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब एक जैसे चार अलग अलग वेंडर हो जाएंगे और नंबर ऑफ बायर्स तो उतने ही रहेंगे। तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट यदि वही चारों पार्टनर्स मिलके एक साथ काम करते रहें तो क्या हो जाएगा, वेंडर कम रहेंगे और कस्टमर्स उतने ही रहेंगे। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा और कंपटीशन भी आपका कम रहेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज ले सकते हैं आप। डिफ्यूजिंग बिजनेस रिस्क आपस में बट जाती है। अब पहले सोल ट्रेडर में पूरी की पूरी बिजनेस रिस्क एक ही बंदे की रहती थी। अब यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं वो लोग सब आपस में उसको बांट लेंगे। ठीक है। तो रिस्क बट जाएगी तो रिस्क का जो वो है, अपन कहते हैं कि रिस्क का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ जाती है। जिसको किसी को कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, किसी को किसी दूसरे टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो सब अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और टेक्निकल नॉलेज क्या हो जाती है, सारे पार्टनर्स की मिलकर इकट्ठी बढ़ जाती है और पार्टनरशिप हम इजीली इवॉल्व कर पाती है, कम कर पाती है। ठीक है। अब मीनिंग दिया है पार्टनरशिप का, व्हेन टू और मोर पर्सन्स कंबाइन और एसोसिएट टू एस्टैब्लिश एंड रन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू शेयरिंग कैपिटल, diffusing risk and availing the different liabilities, it is known as a partnership. In this form of business organization, a large capital is arranged, joint control and supervision is exercised, division of labor and specialization is adopted, and the profit or losses are shared in predetermined ratio. In other words, partnership is a pooling of financial, managerial and technological resources for achieving the best result in a business undertaking. ठीक। तो वही चीज़ मैंने ऊपर बताया था कि भैया जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में क्यों आते हैं, किस मोटो से आते हैं कि भैया अगर जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे, साथ ही साथ जो लॉस होगा वो भी आपस में बटेगा। ठीक है। रिस्क डिफ्यूज़ हो गई, प्रॉफिट शेयर हो गया।
ठीक। साथ ही साथ अब जितना कैपिटल है सब अपने अपने हिस्से का कैपिटल लगाएंगे, जैसा भी उनने प्रॉफिट, जैसा भी उनने पार्टनरशिप डील मतलब अपने एग्रीमेंट में उनने जो भी डिसाइड किया होगा उस हिसाब से वो अपना अपना पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल भी लेके आएगा, और अपनी एबिलिटीज़ भी, अपने जो स्किल्स हैं वो भी उसमें क्या करेगा, यूज़ करेगा, ताकि पार्टनरशिप फॉर्म ईजिली अच्छे से काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। अब डेफिनेशन दी हुई है आपको, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन है, जैसे किम्बल एंड किम्बल है, डब्ल्यू एस स्प्रीगल है, एच एल हैनी है, कोई भी किसी की भी आप डेफिनेशन याद कर लेना। मेरे हिसाब से सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन याद करना, क्योंकि जो इंडियन पार्टनरशिप है वो किस पे रजिस्टर्ड होती है, किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होती है, वो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर होती है। पार्टनरशिप फॉर्म, जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म है इंडिया में, उसमें कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होता है, कौन सा एक्ट इंप्लीमेंट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलियन फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, दो से या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था ऊपर से, इन अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म इट एंड द मोस्ट 50%। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं 50, एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होना चाहिए 2। ठीक है, फिर उसके बाद है As per the Indian Contract Act 1872, every person except the following is competent to contract: minor, person of unsound mind, and person disqualified by any law. ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि भैया जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स में कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जैसे माइनर हो गया या अनसाउंड माइंड वाले जो पार्टनर्स हो गए। अब ऐसे पर्सन पार्टनर बन नहीं सकते, बट उनके फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए कई बार पार्टनरशिप फर्म में ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप दे दी जाती है। ठीक है, अब अगर ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप दे दी जाती है तो वो भैया इधर पे इनका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंप्लीमेंट नहीं होता, खाली इन 3 पार्टनर्स पे ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है वेदर इट इज़ रिटर्न और ओरल। रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप फर्म चालू होती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म चालू नहीं होती। ठीक है, कोई भी पार्टनर्स अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक, लेकिन एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता, इट इज़ पार्शियल कंपलसरी और पार्शियल तो पार्शियलिटी है इधर पे भैया आप बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक। यदि आपने बनाया है एग्रीमेंट और कोई डिस्प्यूट अगर होता है फ्यूचर में, यदि कोई लड़ाई झगड़ा होता है पार्टनर्स के बीच में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रॉफिट हो जाए, कैपिटल शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हो जाए, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग यदि डिस्प्यूट अगर होता है पार्टनर्स में, तो वो पार्टनर्स एग्रीमेंट के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है। बट यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो क्या होगा, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर जो भी डिस्प्यूट का जो भी रिजल्ट आएगा या जो भी सेटलमेंट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद लीगल बिजनेस है भैया, ये बात तो ध्यान रखना है कि जितने भी बिजनेस हैं वो सारे बिजनेस क्या रहेंगे, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि वो लीगल रहेंगे। यदि वो लीगल हैं तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगे, यदि वो इलीगल हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाती। ठीक है, और यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं, इलीगल है तो वो भैया पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। कितनी भी इलीगल फर्म, कितना भी इलीगल काम कर लो, आप 2 पार्टनर मिलकर करो या 4 पार्टनर को मिलकर करो, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होती, वहाँ पे कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। इलीगल काम मतलब इलीगल काम। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर होता है एज वेल एज लॉस भी शेयर होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या तो इक्वल रेशियो में शेयर होगा या जो भी उनने एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट में पहले से ही प्री डिटरमाइंड रेशियो होगा, उसी में वो शेयर करते हैं। ठीक है, जॉइंट एंड सेवरल और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, कुछ लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ यहाँ पे सेवरल होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ यहाँ पे अनलिमिटेड होती हैं। जॉइंट मतलब सारे पार्टनर्स की मिलके इकट्ठी, और सेवरल मतलब इक्वल सिंगल सिंगल पार्टनर्स की। ठीक है, यदि कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ को, कोई पर्सनल काम के लिए कोई लाइबिलिटी ले लेता है फॉर्म के नाम पे, तो वो लाइबिलिटी किसको फुलफिल करना है, उस पार्टनर को ही फुलफिल करना है। बट फॉर्म ने सबके बिहाफ पे एक लाइबिलिटी अगर करी है, क्या लाइबिलिटी ली है, किसी से माल उधार लिया है या किसी से पैसा उधार लिया है, तो वो पूरी लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की होती है, और उसकी रिपेमेंट क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। यदि पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप हो नहीं पाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप क्या है कि भैया जो फर्म है वो प्रिंसिपल होती है और जितने भी पार्टनर्स हैं वो फर्म के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। मतलब फर्म मालिक हो गई, जो पार्टनरशिप फर्म बनी है ना, जिस फर्म में मिलकर सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो एजेंट प्रिंसिपल हो गई, उसके लिए सब काम कर रहे हैं, और जितने भी पार्टनर काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उस फर्म के एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड मतलब सोल ट्रेडर को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद कैरिंग ऑन द बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम, सारे पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं या कोई एक पार्टनर सारे सबके बिहाफ में काम करता है या दो पार्टनर सबके बिहाफ में काम करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होता है। फर्म्स नेम कुछ ना कुछ नाम होगा बिजनेस का। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब अपना हिस्सा किसी दूसरे को देने में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहले आपको सारे पार्टनर से म्यूचुअली एग्रीमेंट करवाना पड़ता है और उसके बाद ही आप कोई नए पार्टनर को या नए बंदे को अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपोज करो मैंने 4 पार्टनर के साथ मिलकर रोज पार्टनरशिप फॉर्म चालू करी और फिर उसके बाद बोल दिया कि भैया मैं अपना पार्टनरशिप फॉर्म में जितना भी हिस्सा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ, दूसरे पर्सन को दे रहा हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। अगर बाकी के जो 3 पार्टनर हैं वो एग्री होते हैं कि हाँ आप अपना हिस्सा किसी तीसरे पर्सन को दे सकते हो, तो ही आप उसको दे पाओगे, उस पर्सन को दे पाओगे, नहीं तो आप उसको अपना इंटरेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या एडवांटेज होती हैं? कैपिटल ज़्यादा होता है, फॉर्मेशन करना इजी होता है, इजीली फॉर्म हो जाती है, ज़्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेड लीगल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, समय के साथ आप पार्टनरशिप को चेंज कर सकते हो, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि भैया आपने ये एग्रीमेंट बनाया है तो आप इसी पे काम करेंगे, या आपने इतना कैपिटल लाए हैं तो आप और कैपिटल नहीं ला सकते। यदि सपोज करो इक्वल कैपिटल ला रहे हैं 20,000 अगर 2 पार्टनर लाए हैं, अचानक से कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल था, तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं कि अगर ए जो पार्टनर नंबर ए है, जो पार्टनर नंबर फर्स्ट है, अगर वो कैपिटल और ला सकता है तो वो ला सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो कैपिटल ला सकता है, तो उसमें रिजिड नहीं है कि आप ला ही नहीं सकते, ला सकता है वो अगर कैपिटल लाना चाहे तो। ठीक है। और फिर अगर वो कैपिटल ला रहा है तो उसके बिहाफ पे यदि उसको इंटरेस्ट चाहिए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करवाना चाह रहा है और बाकी सारे पार्टनर्स मान जाते हैं तो वो उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद है बेटर मैनेजमेंट। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा एक साथ मिलकर मैनेज करेंगे तो मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। तो यही चीज़ को तो कट शॉर्ट करने के लिए, यही चीज़ जो सोल ट्रेडर की थी कि भैया मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड था, उसी को कट शॉर्ट करने के लिए क्या करा था भैया, पार्टनरशिप का इवॉल्व हुआ था। ठीक। फिर उसके बाद इकोनॉमी सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन रहती है। प्रोटेक्शन टू द माइनर, माइनर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। माइनर मतलब 18 साल से छोटे बच्चे हो गए, तो अगर उनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है यदि आप उनको पार्टनर बना लेते हो तो फर्म में। ठीक है। रिस्क सब इकट्ठी मिलके एक साथ का रिस्क बियर करते हैं, इकट्ठा कलेक्टिवली रिस्क बियर करते हैं, तो चांसेस ऑफ रिस्क एक के ऊपर जो पूरा बर्डन आता था वो बट जाता है जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ में। ठीक है। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है भैया, जितने भी बिजनेस हैं उनकी कुछ ना कुछ एक प्रोपोर्शन ऑफ लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, तो वो चीज़ तो ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड होते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बिल्कुल ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं बिल्कुल एकदम स्टेबल नहीं होते, है ना। ध्यान रखना जितने भी बिजनेस फॉर्म हैं वो सारे के सारे इनस्टेबल बिजनेस फॉर्म होते हैं एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी इज नोन एज द स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है। कंपनी के अलावा बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं वो अनस्टेबल होते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। ठीक है। डिसीजन लेने में डिले हो जाता है भैया, आप सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट चाहिए, सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए, तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। सोल ट्रेडर में ऐसा था कि भैया आपको कोई चीज़ नहीं करना है, आपने गए और कर लिया, लेकिन आपको यदि पार्टनरशिप फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे पार्टनर्स से बात करना पड़ेगी और सारे पार्टनर्स की यदि आपको सहमति मिलती है, सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं कि हाँ भैया आप ये काम कर सकते हैं फर्म के लिए, तो ही आप वो काम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है आपका इंटरेस्ट नॉट ट्रांसफरेबल, जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो अभी ऊपर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक रहती है वो भी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाती ऐसे बिजनेस पे, क्योंकि भैया नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, तो अगर सपोज करो एक ने भी फ्रॉड कर दिया तो उसका भुगतान सारे तीनों पार्टनर्स के ऊपर भी आ जाता है। तो पब्लिक क्या करती, जल्दी ऐसी फर्म पे कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाती। ठीक है। कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कई बार झगड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं अपन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कितने काइंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो भैया एक होती है आपकी जनरल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप को अपन बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जितनी भी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब सारे पार्टनर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मिलती है। बट लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि भैया जितना उनने कैपिटल लगाया है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल ही उनको क्या मिलती है, लायबिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है। लीगल पार्टनरशिप मतलब जो जो सारे के सारे लीगल रूल्स और सारे के सारे लीगल नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं, ऐसी पार्टनरशिप को लीगल पार्टनरशिप बोलते हैं।
बट इलीगल पार्टनरशिप क्या हो जाएंगी कि ऐसी पार्टनरशिप जो इलीगल है, मतलब कोई ना कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई ना कोई नॉर्म को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो इलीगल हो गई। जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से ज़्यादा हो गए तो वो इलीगल हो गई। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो अनलॉफुल, जैसे स्मगलिंग करने लगे आप पार्टनरशिप के आड़ में, ठीक है, तो वो सारी की सारी बिजनेस क्या हो जाएंगे, वो सारी की सारी पार्टनरशिप हो जाती है इलीगल पार्टनरशिप। ठीक है। फिर उसके बाद देखें काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या काइंड है अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी। जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर मतलब जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और लिमिटेड पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी अप टू द कैपिटल लिमिटेड होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है इनएक्टिव पार्टनर, और एक होता है नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनर मैनेजमेंट में पूरा काम करता है। इनएक्टिव पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो मैनेजमेंट में काम नहीं करते हैं बट फर्म में अपना नाम देते हैं। और नॉमिनल पार्टनर कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो खाली अपने नाम को यूज़ करने देते हैं फर्म के लिए, कुछ कैपिटल नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, बट अपना प्रॉफिट हिस्सा लेते हैं। जैसे कि सपोज करो गुडविल बढ़ाने के लिए कोई एक रेप्यूटेड पर्सन को अपन ने फर्म में पार्टनर के रूप में रख लिया और उससे कुछ भी कैपिटल नहीं लिया, तो वो नॉमिनल पार्टनर हो जाता है। ठीक है। फिर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, यदि प्रॉफिट होगा तो ही अगर प्रॉफिट होगा तो वो हिस्सा लेंगे, लॉस होगा तो वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन सब पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, सीनियर एंड जूनियर पार्टनर, माइनर बेनिफिशियरी, सीक्रेट पार्टनर एक्सेट्रा। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इतने ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, कोई भी मेजर इंसान, जैसा इंसान, ऐसा पर्सन जिसकी जो मेजर है, अगर अपन लीगल दायरा देखें या लीगल दृष्टिकोण देखें अपन किसी भी लॉ का, तो इंडिया के लॉ के हिसाब से ऐसे पार्टनर जो बालेग हैं, अपन कहते हैं ना बालेग हैं, 18 साल से बड़े हैं, जिनका दिमाग है, जो केपेबल है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, ऐसे जन पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है। 18 साल से बड़े हैं, उनका माइंड मेंटल रिवोल्यूशन मतलब उनका मेंटल कैपेसिटी अच्छी है, वो कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं, और यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति है, ऐसा कोई भी पर्सन है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है माइनर, कैन माइनर बिकम अ पार्टनर। माइनर मतलब 18 साल से छोटे बच्चे क्या पार्टनर बन सकते हैं, कुछ का सर्टेन सिनेरियो में बन सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग क्या कंडीशन है वो आपको बुक में इजीली देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप को अपन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एज डिस्कस अर्लियर, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट में बी ईदर ओरल और रिटन। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस अ रिटन एग्रीमेंट इज यूजफुल। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भैया जब भी अपन पार्टनरशिप बनाते हैं, तो अपन ने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि पार्टनरशिप जब भी अपन क्रिएट करते हैं तो वो या तो रिटर्न डॉक्यूमेंट का, या तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा या तो ओरल एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। यदि रिटर्न कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें रिटर्न एग्रीमेंट एज एन एविडेंस काम हो जाता है, और रिटर्न एग्रीमेंट के बेसिस पे उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है, उस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है। बट यदि ओरल एग्रीमेंट है तो फिर आपका वो एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। यदि आप ये नहीं बोल सकते कि उसने ये बोला था मेरे को कि इतने रुपए देगा, तो वो बोला था कि कोई वैल्यू नहीं है, लिखित चीज़ की वैल्यू होती है। ठीक है। तो जो एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसमें कुछ क्लियरली डिफाइन रहता है कि भैया एरिया ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, किस पार्टनर की कितना राइट रहेगा, क्या राइट रहेगा, किस चीज़ को वो कितना यूज़ कर सकता है, क्या लायबिलिटीज़ रहेंगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, कैपिटल कितना लेके आएगा, वो सब चीज़ें। ठीक है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या इंपॉर्टेंस है भैया, लीगल बाइंडिंग हो जाती है। फिर क्लियरली डिफाइन हो जाता है भैया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता पार्टनर्स के बीच में कि भैया कितना कैपिटल लाना है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कितना कितना काम किसको करना है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर लिखी रहती हैं। ठीक है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, वही मैंने बताया, यदि लड़ाई हो जाती है तो अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ भी लड़ाई हो जाती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो ये गाइड कर देता है और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड और मेन क्लॉज, क्या क्या क्लॉज होते हैं पार्टनरशिप डीड में। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होता है। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं आप। स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्कोप क्या है, क्या वो लोकल रहेगा, क्या वो प्रोविंशियल रहेगा, क्या वो नेशनल रहेगा, क्या वो इंटरनेशनल रहेगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम और उनका पता। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म कितने से कितने समय तक आपकी चलेगी। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा यदि मिलेगा तो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, यदि कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ड्रॉइंग बाय पार्टनर, कोई पार्टनर कितना विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनरशिप फर्म में से, और यदि विड्रॉ करेगा तो उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर को आपको एडमिट करना है तो कैसे आप एडमिट करेंगे, किस क्लॉज में एडमिट करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर को रिटायर होना है तो वो कब रिटायर हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, जब रिटायर होगा कोई भी पार्टनर या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो सारी चीज़ें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा, उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस क्लॉज के अंदर लिखी रहती है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होंगे पार्टनरशिप फर्म के। डिसोल्यूशन, फर्म यदि डिसॉल्व करने की बारी आ जाती है, फर्म को बंद करने की बारी हो जाती है तो उसको कैसे डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्म डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद आप कैसे अरेंज करेंगे। इंश्योरेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस कराई है अगर फर्म की जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको अगर इंश्योरेंस करवाई है तो वो इंश्योरेंस को कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कितना हिस्सा देगा प्रीमियम का, ठीक है। और जो जितना हिस्सा देगा उसको अगर रिटर्न मिलेगा तो उस प्रोपोर्शन में ही उसको रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन क्लॉज हो गए पार्टनरशिप डीड के। फिर उसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनर्स ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है और कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो फिर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अब ये रूल क्या बोलता है कि किसी भी पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको प्रॉफिट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कमीशन, सैलरी, बोनस कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट इक्वल बट रहा है, सैलरी कमीशन नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी पार्टनर को पे नहीं करना है, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कोई पार्टनर को नहीं पे करेगा, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप फर्म कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगी और कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेगा पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। तो ये कुछ और यदि एक चीज़ और है, एडिशनल कैपिटल है या किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी के क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो अपन पार्टनरशिप की यहाँ पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप और देखने को मिल जाएंगे, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाय।